नमस्कार। मैं प्रहलाद कुमार मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इस ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो बीए पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड, ऑनर्स पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों के लिए तैयार किया गया है। पेपर का नाम प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक, जिसमें प्रथम विचारक मनु हैं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। भारतीय राजनीतिक चिंतन में मनु ऐसे दार्शनिक हुए हैं जिनकी पुस्तक या रचना को मनुस्मृति के नाम से जाना गया है। मनुस्मृति को मानव धर्म शास्त्र भी कहा गया है, प्रथम विधि संहिता या प्रथम कानून की पुस्तक भी कहा गया है। मनु ने अपनी मनुस्मृति में, अपनी रचना मनुस्मृति में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और परराष्ट्र संबंधों का संचालन किस प्रकार किया जाए, राजनीतिक विचारों का, राज्य की उत्पत्ति का विश्लेषण विस्तार से किया है। इस संदर्भ में हम आज प्रथम विचारक, जो बीए पार्ट फर्स्ट का सेकंड पेपर और ऑनर्स पार्ट का भी पेपर सेकंड है, इस संदर्भ में हम प्रथम भारतीय राजनीतिक विचारक मनु के विचारों को समझेंगे। भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता बहुत पुरानी है। हजारों ग्रंथ इस सभ्यता एवं संस्कृति के उपलब्ध हैं। भारतीय दार्शनिकों ने न केवल आध्यात्मिक दर्शन पर ही नहीं, अनेकों विषयों पर गहन चिंतन भी किया है। हमारे धर्मशास्त्रों में ही राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विचारों का भंडार भरा पड़ा है। ऐसा माना जाता है कि भारत के प्रथम राजनीतिक विचारक मनु ही थे। वे ही प्रथम राजा भी थे। उन्होंने ही राजशास्त्र के अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन भी किया। इनकी रचना मनुस्मृति धार्मिक और सामाजिक ग्रंथ होते हुए भी राजनीतिक ग्रंथ मानी गई है। मनु का जन्म कब, कहाँ हुआ, इसके संदर्भ में कोई भी ऐतिहासिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। ये ऐतिहासिक तथ्य उपलब्ध नहीं है। भारतीय जनश्रुति के आधार पर यह मनु प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र माने गए हैं। संसार में प्रथम पुरुष इनको ही माना गया है। ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबल भी सृष्टि को रचने वाले स्त्री पुरुष को हवा और आदम कहा है। भारत में प्रथम पुरुष मनु एवं प्रथम स्त्री मनु की पत्नी शतरूपा को माना गया है। यानी कि भारतीय जो सभ्यता एवं संस्कृति का विकास हुआ, उस या मानव की उत्पत्ति का विकास हुआ, उसमें प्रथम व्यक्ति पुरुष के रूप में मनु और प्रथम स्त्री के रूप में शतरूपा को माना गया है। प्रारंभ में हाब्स के द्वारा बताई गई बर्बर प्राकृतिक अवस्था बताई गई है। इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए स्वयं ब्रह्मा ने मनु को राजा के रूप में पैदा किया। मनु मानव जाति के पिता व विधिवेता माने गए हैं। मनु एक उपाधि भी मानी गई है जो महान विधिवेताओं को दी जाती है। एक नहीं 14 मनुओं का उल्लेख धार्मिक पुराणों में, ग्रंथों में पाया गया है। ये एक सामान्य जीवन परिचय के रूप में
अपना व्याख्यान था। अब हम बात करेंगे मनुस्मृति क्या है, इसकी रचना कब हुई, इसमें क्या क्या बताया गया है। मनुस्मृति विश्व की प्रसिद्ध रचना है जिसमें वेदों का सार है। मनुस्मृति में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी विषयों का सार भरा पड़ा है। ये सार स्वयं मनु का न होकर ब्रह्मा का दिया हुआ माना जाता है। यह ग्रंथ गुरु शिष्य परंपरा पर लिखा गया है। गुरु शिष्य परंपरा पर लिखा गया है का अर्थ है कि इसमें जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विवरण जो दिया गया है वो स्वयं ब्रह्मा ने मनु को दिया, मनु ने अपने दूसरे शिष्य को दिया, फिर उस शिष्य ने अपने दूसरे शिष्य को दिया, और इस प्रकार इस ग्रंथ की रचना होती गई। मनु स्मृति को प्रथम विधि संहिता या मानव धर्म शास्त्र, यानी कि मानव को क्या कर्म करने चाहिए, कौन सा कर्म ही धर्म है, इस परंपरा में के अनुसार प्रथम मानव धर्म शास्त्र और प्रथम कानून की पुस्तक आदि नामों से भी जाना जा गया है। मनु का कहना है कि मैंने इसे ब्रह्मा से सीखा, मैंने इसे दधीचि, भृगु ऋषि आदि महर्षियों को पढ़ाया। स्कंद पुराण में भी मनु को धर्मशास्त्र का आदि प्रेरणता माना गया है। भृगु मनु के प्रथम शिष्य तथा उपदेशों के संकलन करता थे, और इसलिए ही ये माना जाता है कि मनुस्मृति के संकलनकर्ता भृगु ऋषि ही थे। मनुस्मृति का शाब्दिक अर्थ भी यही है कि मनु की यादों या उपदेशों का स्मरण, यानी कि उनको संकलन करना, उनकी यादों को, उनके उपदेशों को एक साथ लयबद्ध कर उसकी रचना करना। अब बात आती है कि मनुस्मृति का रचनाकाल क्या है। ये एक विवाद का या विवादास्पद विषय है। इसकी रचना के बारे में कोई ठोस प्रमाण अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। इसका रचनाकाल अत्यधिक विवादास्पद है। आज जो मनुस्मृति उपलब्ध है वह उसका मौलिक स्वरूप नहीं है। मनुस्मृति की अनेक बातें महाभारत में भी उपलब्ध हैं, तो इससे अर्थ लगता है कि महाभारत के समय में ये लिखा गया होगा या उससे पूर्व का है, लेकिन ये कोई निश्चित नहीं है कि मनुस्मृति की रचना कब की गई है। लंबे समय तक अनेक लोगों द्वारा इसमें कुछ न कुछ जोड़ा जाता रहा है। काशी प्रसाद जायसवाल व डॉक्टर बेनी प्रसाद ने इसका रचनाकाल ईसा की 2 शताब्दी पूर्व से 2 शताब्दी ईसा के बाद का माना है। पाश्चात्य विद्वान कार्लडेल व एलिफिस्टन इसे ईसा से 900 वर्ष पूर्व की रचना मानते हैं। मजमूदार एवं पुसालकर इस ग्रंथ की रचना 3110 ईसा पूर्व मानते हैं। इस ग्रंथ के वास्तविक रचयिता वर्तमान सृष्टि के प्रारंभिक महापुरुष ही रहे होंगे। संभवतः इनका ज्ञान मनु के बाद मनु से नारद, नारद से मार्कंडेय, मार्कंडेय से सुमति भार्गव और सुमति भार्गव से भृगु ऋषि को प्राप्त हुआ होगा। मनुस्मृति में प्रारंभ में 1 लाख श्लोक बताए गए हैं, जो समय के साथ साथ कम होते होते 12,000 रह गए, और वर्तमान में इसमें जो श्लोकों की संख्या है वो 2694 श्लोक ही रह गए हैं। अब बात करते हैं मनुस्मृति की विषय वस्तु क्या है, या मनुस्मृति में किन विषयों को या किन विषयों के बारे में इसमें बताया गया है। इसमें 4 पुरुषार्थों,
चार पुरुषार्थ भारतीय पुराणों में भारतीय संस्कृति सभ्यता में माने गए हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का विस्तृत विवरण मिलता है। मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं, जिसमें पहला अध्याय है सृष्टि की रचना कैसे हुई, क्रमादि संस्कार विधि, ब्रह्मचर्य पालन। तीसरा अध्याय पंच महायज्ञ नित्य श्राद्ध विधि। चौथा अध्याय है गृहस्थ के क्या नियम होने चाहिए। पांचवें अध्याय में बताया गया है कि भक्ष्य और अभक्ष्य पदार्थ यानी कि खाने और न खाने योग्य पदार्थ कौन से हैं। वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, इनके बारे में बताया गया है। सातवें अध्याय में व्यवहार के वादों का निर्णय और कर संग्रह आदि राजधर्म का विस्तृत विवरण बताया है। व्यवहार का मतलब न्यायालयों के बारे में बताया है। न्यायालयों में साक्ष्यों के प्रकार क्या हो सकते हैं, स्त्री तथा पुरुष के धर्म, धन तथा संपत्ति का विभाजन किस प्रकार होना चाहिए, किनको होना चाहिए। अध्याय 10 में बताया गया है कि आपातकाल के क्या कर्म हैं और क्या धर्म हैं। और 11वें अध्याय में पापों से छुटकारा पाने के लिए प्रायश्चित किस प्रकार और किस तरह के होंगे। और 12वें अध्याय में मोक्ष प्राप्ति के लिए आत्मज्ञान और 3 गतियाँ, मनुष्य की 3 गतियाँ बताई हैं। उत्तम, मध्यम और अधम के बारे में विस्तार से विवरण दिया गया है। मैकेंजी ब्राउन ने लिखा है कि पाश्चात्य संसार के लिए मनु का धर्मशास्त्र या मनुस्मृति अपने प्रकार का सर्वाधिक जाना पहचाना ग्रंथ है। यह हिंदू धर्म या विधि का प्राचीनतम ज्ञात और उपलब्ध ग्रंथ है। यानी कि पाश्चात्य संस्कृति में भी इसको हिंदू धर्म का या हिंदू कानून का या भारतीय कानून का प्राचीनतम ज्ञात और उपलब्ध ग्रंथ मैकेंजी ब्राउन ने माना है। अब हम मनुस्मृति के अनुसार सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की होगी इसके बारे में चर्चा करेंगे। चूँकि हम भारतीय राजनीतिक विचारकों के विचारों को जानने के चर्चा कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक विचारों से पहले चूँकि मनु प्रथम व्यक्ति माना गया है, मनु प्रथम राजा बताया गया है, इसलिए राज्य या राजा की ज़रूरत क्यों पड़ी, समाज में ऐसी क्या कमियां रही या क्या व्यवस्थाएं रही या किस प्रकार की अराजकता रही, उसके कारण राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत बताया गया, राज्य की या राजा की स्थापना की गई और राज्य के या राजा के कितने अंग बताए गए और राज्य के क्या कार्य बताए गए। इनकी व्याख्या से पहले हम मनुस्मृति के में बताए गए सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में हम जानेंगे। प्रथम मनुस्मृति के प्रथम अध्याय में सृष्टि रचना का विस्तार से उल्लेख किया गया है। इसमें वर्ण व आश्रम व्यवस्था पर आधारित सामाजिक व्यवस्था का विश्लेषण किया गया है। मनुस्मृति के अनुसार परमात्मा ने प्राणियों को जन्म देने के लिए सर्वप्रथम अपने शरीर से जल को उत्पन्न किया और उसमें अपने बीज स्वरूप शक्ति को स्थापित किया। यह बीज सोने के रंग, सूर्य के समान दीप्त एक अंडा हो गया और उसमें से स्वयं ब्रह्मा का जन्म हुआ। ये एक जनश्रुति या यूँ कह सकते हैं कि एक यथार्थ या काल्पनिक चीज़ हो सकती है, इसके बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं है। ब्रह्मा ने अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त कर एक भाग से स्त्री और दूसरे भाग से पुरुष पैदा कर सृष्टि की रचना का विस्तार किया। मनु का कहना है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और चरणों से शूद्र की उत्पत्ति
हुई है। मनु का कहना है कि ब्रह्मा के मुख से पैदा होने के कारण, वेदों, पुराणों, धर्मशास्त्रों का ज्ञान होने के कारण संपूर्ण सृष्टि का स्वामी ब्राह्मण होता है। संपूर्ण 5 महाभूतों जिनसे जीव का जन्म होता है या जीव बनता है, मनुष्य का निर्माण होता है, मनुष्य जन्म लेता है, वो 5 महाभूत हैं आकाश, जल, अग्नि, पृथ्वी और वायु में प्राणी श्रेष्ठ है। प्राणियों में बुद्धिमान और बुद्धिमानों में मनुष्य श्रेष्ठतम है और मनुष्यों में भी ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मण के क्या कर्म होंगे इसके बारे में मनुस्मृति में बताया गया है कि ब्राह्मण के स्वधर्म में अध्यापन करना, यज्ञ करना तथा कराना, ज्ञान देना व लेना बताया गया है। क्षत्रिय का स्वधर्म अध्ययन करना, यज्ञ करना, दान देना और शस्त्र धारण करना व प्राणियों की रक्षा करना बताया गया है। वैश्य का स्वधर्म अध्ययन करना, यज्ञ करना, दान देना, कृषि, पशुपालन तथा वाणिज्य द्वारा धन उपार्जन करना। और अंतिम जो वर्ण मनुस्मृति में बताया है, जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मा के चरणों से बताई गई है, शूद्र का द्विजातियों यानी कि द्विजातियों का अर्थ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना और वार्ता में कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, शिल्प तथा अन्य सेवा कार्यों से अपनी आजीविका कमाना उनका स्वधर्म शूद्र का बताया है। अब बात करते हैं कि समाज को 4 वर्णों में विभक्त करने के बाद में आश्रम व्यवस्था किस प्रकार की रही होगी। 4 पुरुषार्थ बताए, 4 वर्ण बताए और 4 ही आश्रम बताए। मनुस्मृति में मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानी गई है और उसी आधार पर आश्रम व्यवस्था का वर्णन मनुस्मृति में दिया गया है। जिस तरह 4 वर्ण हैं उसी तरह 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यासाश्रम बताए गए हैं। इनका विस्तृत विवरण मनुस्मृति में किया गया है। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम है। इसमें जन्म से 25 वर्ष तक का ये ब्रह्मचर्य आश्रम माना गया है। दूसरा आश्रम गृहस्थाश्रम जो 26 से 50 वर्ष तक माना गया और तीसरा वानप्रस्थ आश्रम जो 51 से 75 वर्ष तक की आयु का माना गया और अंत में संन्यास आश्रम जो 76 वर्ष की आयु से 100 वर्ष की आयु तक का माना गया है। हम चर्चा करते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम की। इसमें क्या ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या करना है? स्वाध्याय करें, अग्नि में आहुति देकर यज्ञ कर्म करें, भिक्षा द्वारा निर्वहन करें, अपने जीवन को खतरे में डालकर भी अपने आचार्यों की सेवा करना ब्रह्मचर्य आश्रम में उनका कार्य बताया गया है। गृहस्थाश्रम जिसको कि सबसे श्रेष्ठ आश्रम मनुस्मृति में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि अपने समकक्ष कुल की स्त्री यानी कि अपने बराबर के कुल या वंश या वर्ण की स्त्री से शादी करे, परंतु उसमें एक यह है कि वो अपने गोत्र की स्त्री से शादी नहीं करे। दाम्पत्य जीवन प्रेम से निर्वहन करे, अपने द्वारा आजीविका कमाए, देवों की, पितरों की, अतिथियों को भोजन कराकर अपना स्वयं भोजन करे, परिवार व कुल में संतानोत्पत्ति कर वृद्धि करे। चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ बताया गया है। मनु ने कहा कि जिस प्रकार सब नदियाँ समुद्र में ही जाकर मिल जाती हैं, उसी प्रकार ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास
तीनों ही अंततः ग्रस्त की स्थिति को प्राप्त करता है। तीसरा आश्रम वानप्रस्थ आश्रम बताया गया है। ब्रह्मचर्य ग्रस्त जीवन जीने के बाद में व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, जमीन पर सोए, बाल आदि न कटवाए, मृग चर्म धारण करे, यज्ञ करे, देवताओं, पितरों, अतिथियों की सेवा करे तथा वन्य पदार्थों का सेवन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करे। वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति अपने घर पर रहकर ही घर के कार्यों में ज़्यादा भागीदारी न करते हुए अपने उत्तराधिकारियों को सारा जिम्मा सौंपकर घर में रहकर ही ये कार्य वानप्रस्थ आश्रम में करने के लिए मनुस्मृति में बताया गया है। और अंतिम आश्रम जो बताया गया है संन्यास आश्रम है। मनु का कहना है कि संन्यास आश्रम में प्रवेश से पूर्व व्यक्ति को देव ऋण, ऋषि ऋण एवं पितृ ऋण से मुक्त हो जाना चाहिए। वेदों के विधि पूर्वक अध्ययन और पुत्र प्राप्ति के बाद ही संन्यास आश्रम के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करे। यानी कि संन्यास आश्रम में वो गृह त्याग देगा, वानप्रस्थ आश्रम में वो घर पर रहकर ही अपने सन्यासी जैसा जीवन व्यतीत करे। लेकिन संन्यास आश्रम में वो घर छोड़कर कहीं जंगल में जाकर लेकिन जंगल में जाने से पहले वो देव ऋण से मुक्त हो, ऋषि ऋणों से मुक्त हो, पितृ ऋणों से मुक्त हो और पुत्र प्राप्ति के बाद ही वो संन्यास आश्रम में जाकर मोक्ष प्राप्ति करे। इस प्रकार मनुष्य की आयु को 100 वर्ष मानते हुए उन्होंने 4 आश्रम में बराबर आश्रम व्यवस्था व उसके कार्यों का वर्णन किया गया है। इसी संदर्भ में मनु द्वारा स्त्रियों के बारे में जो विचार बताए गए हैं उनका विवरण भी हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मनु ने अपनी मनुस्मृति में स्त्रियों को नीचा स्थान दिया है या उसको मनुष्य से कमज़ोर स्थान दिया है। स्त्रियों को दोयम दर्जे का स्थान देने से मनुस्मृति या मनु की आलोचना भी की जाती है। लेकिन मनुस्मृति में जो उसने बताया है वो मनु ने मनुस्मृति में स्त्रियों का स्थान पुरुष से नीचा या निम्न माना है। उनका कहना है कि स्त्री को स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। मनुस्मृति के 9वें अध्याय में मनु ने कहा कि पति को अपनी स्त्री को कभी भी स्वतंत्रता से न रहने दे, उसे सदैव अपने अधीन रखे। स्त्रियों के बारे में मनुस्मृति में बताया गया है कि बालपन में वो पिता के नियंत्रण में रहे, जवानी में पति के नियंत्रण में रहे तथा वृद्ध अवस्था में पुत्र के अधीन स्त्री को रखना चाहिए या उनकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि स्त्रियों में स्वतंत्र रहने की क्षमता नहीं है। स्त्री को पति, पिता व पुत्रों से अलग रहने न दिया जाए, क्योंकि उसमें दोनों कुलों या वंशों की निंदा होती है। अब ये विचार स्त्री के बारे में मनु स्मृति में बताए गए हैं। हालांकि ये आज के संदर्भ में उचित प्रतीत नहीं होते हैं, लेकिन मनुस्मृति में स्त्रियों के बारे में जो बताया गया है वो दोयम दर्जे का व्यवहार और उनकी व्यवस्था के बारे में बताया गया है। आज के वीडियो में जो भारतीय राजनीतिक विचारकों का BA पार्ट फर्स्ट का सेकंड पेपर है, ऑनर्स पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस में भी ये सेकंड पेपर है। इसके प्रथम भारतीय राजनीतिक विचारक मनु के सामाजिक विचारों के बारे में हमने जाना।
इस वीडियो में इतना ही। आप सबका धन्यवाद। अगले वीडियो में हम मनु के राजनीतिक विचारों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए एक बार पुनः आपका धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें।